देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तो मुझे आपको पढ़ाने ही है आपके यूपीएससी के सिलेबस के लिए। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज़ को मैं शुरू कर रहा हूँ। वैसे तो एक दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को मैंने पहले आपको बताया, इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इंटरनेशनल ऑर्डर बना, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप बात करोगे, इसके इंट्रोडक्शन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, साथ साथ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के एस्टैब्लिशमेंट को, कुछ हद तक इसके फंक्शंस एंड पावर्स को, इसके कौन कौन से प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं इनके नाम बताऊंगा, उनके फंक्शंस में अलग से वीडियो में बताऊंगा। यूएनओ की कितनी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, यूएनओ के फंड्स एंड प्रोग्राम्स, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज अलग वीडियो में कवर होंगी, यूएनओ के फंड एंड प्रोग्राम्स अलग वीडियो में कवर होंगे, इसकी मेंबरशिप, और फाइनली देखिए सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स वगैरह तो हम एडिटोरियल में डिस्कस करते हैं। बेसिकली आप इस पीपीटी का या इस वीडियो का ये पर्पस समझिए। पर्पस ये है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो रहा है, यूएन का जो बेसिक लेआउट है वो बताऊंगा, यूएन के फंक्शंस बताऊंगा। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने में 5-6 वीडियोस जाएंगी, ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्या है भाई यूनाइटेड नेशंस? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ऑब्वियस सी बात है, ये काम तो होगा ही, क्योंकि 1945 में असल में यूनाइटेड नेशंस नाम का जो शब्द है ये 1942 में ही आ गया था। ये जो नेम है ना यूनाइटेड नेशंस, इसको यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड स्टेट्स जब दिया था 1 जनवरी 1942 का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, तब इस शब्द की स्थापना हुई थी यूनाइटेड नेशंस की। काम क्या है इसका? अभी भैया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद इसके फाउंडिंग को फॉर्मलाइज किया गया है। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब था वो थी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। भैया तबाही मची थी, हर जगह लोग पागलों की तरह लड़ रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, देश आपस में लड़ रहे थे। तो इंटरनेशनल कॉपरेशन हो और कभी भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशंस प्रोड्यूस ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं लीग ऑफ नेशंस इनफेक्टिव हो गया, जो कि 1918 में बना था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद। तो यूनाइटेड नेशंस को इफेक्टिव बनाना एक नेसेसिटी हो गई थी, एक ज़रूरत हो गई थी, क्योंकि दुनिया तीसरा वर्ल्ड वॉर अफोर्ड नहीं कर सकती थी। क्योंकि 1945 का जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ना, उस समय तक न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके थे। सबको पता था अब तीसरा हुआ तो न्यूक्लियर वेपन्स दुनिया को कर देंगे तबाह। अब तक का सबसे फैमिलियर, सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा इंटरनेशनली रिप्रेजेंटेड और सबसे ज़्यादा ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे ज़्यादा ताकतवर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस। हालांकि इस ताकत को भी कुछ कंट्रीज ने कंसंट्रेट कर रखा है अपने हाथ में, P5 मेंबर्स बन गए, यानी परमानेंट काउंसिल के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स बन गए। अभी के लिए देखा जाए तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में 193 मेंबर स्टेट्स हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, फ्यूचर वॉर्स को प्रिवेंट करने के लिए बना था। कैसे बना, इसका फॉर्मुलाइजेशन कैसे हुआ? 25 अप्रैल 1945 को 50 गवर्नमेंट्स मिली सैन फ्रांसिस्को में एक कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने यूएन चार्टर को ड्राफ्ट करना शुरू किया। इस चार्टर को 25 जून 1945 को अडॉप्ट किया गया और ये इफेक्ट में आ गया 24 अक्टूबर 1945 को। यूएन ने अपने ऑपरेशंस को शुरू कर दिया। क्या था इसके ऑपरेशंस, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे उस समय पे और आज क्या है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, डिलीवरिंग ह्यूमैनिटेरियन एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ। जो लेटेस्ट मेंबर है वो है आपका साउथ सूडान। आपको पता है सूडान 2 भागों में टूट गया, सूडान और साउथ सूडान, और लेटेस्ट मेंबर यूनाइटेड नेशंस का साउथ सूडान ही है। 193 मेंबर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशंस के। जब ये बना था तब इसमें 51 मेंबर स्टेट्स हैं। लेकिन जिस फैन फेयर से और जितने इंथुजियाज्म से इस यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया, कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस की इंपॉर्टेंस कम हो गई, क्योंकि दुनिया 2 ब्लॉक्स में बढ़ चुकी थी। एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक था और दूसरा सोशलिस्ट ब्लॉक था। कैपिटलिस्ट ब्लॉक में जो कंट्रीज थी उनका लीडर था यूनाइटेड स्टेट्स, सोशलिस्ट ब्लॉक्स की जो कंट्रीज थी उनका लीडर था सोवियत यूनियन। कहीं ना कहीं हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री जी थे जवाहरलाल नेहरू जी, ये कुछ हद तक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, जो कि सोवियत यूनियन की सोशलिज्म की फिलॉसफी से काफ़ी हद तक मैच करती थी। तो कहीं ना कहीं हमारी जो शुरुआती इकोनॉमिक प्रोग्रेस रही है वो जैसा सोवियत यूनियन में हुआ, कुछ कुछ उस तरीके से कॉपी करने की कोशिश की गई। यूनाइटेड नेशंस से बात करते हैं, वापस आते हैं। देखिए यूनाइटेड नेशंस की जो मिशन है दुनिया भर में, उन्होंने अपने कुछ मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को डिप्लॉय करके रखा हुआ है। तो दुनिया भर में यूनाइटेड नेशंस के मिलिट्री ऑब्जर्वर्स डिप्लॉयड हैं, इनके आर्म ट्रूप्स भी डिप्लॉयड है। अब देखिए यूनाइटेड नेशंस की अलग से कोई आर्मी है नहीं, इनको ट्रूप्स कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है? इन्हीं के मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। तो पाकिस्तान, इंडिया 2 सबसे ज़्यादा आर्म्ड
ट्रूप्स कंट्रीब्यूट करने वाले मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस को, और कोई फ्री में नहीं देते हैं, यूनाइटेड नेशंस इस चीज़ की पेमेंट भी करता है। यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप इसके बनने के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ी, क्योंकि 1945 के बाद आप देखोगे लगातार बहुत सी कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस मिलेगी कॉलोनियल कंट्रीज से, और जैसे जैसे उनको इंडिपेंडेंस मिलती जाएगी वैसे वैसे वो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर बनते जाएंगे। यहाँ पे 11 ट्रस्ट टेरिटरीज भी इंडिपेंडेंस पाने के बाद आपका यूनाइटेड नेशंस के मेंबर बन चुकी हैं। अभी ये ट्रस्ट टेरिटरीज क्या है और ये ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या है ये मैंने पहले आपको समझाया है, फिर से आपको समझाऊंगा, थोड़ा रुके रहिए। ये जो यूनाइटेड नेशंस का सिस्टम है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। आप देखिए 1970s तक आते आते जो यूएन का बजट था, खासकर इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम के फील्ड में, वो बहुत ज़्यादा हो चुका था कंपेयर टू स्पेंडिंग ऑन पीस कीपिंग। पीस कीपिंग मतलब दुनिया भर में यूनाइटेड नेशंस की जो फोर्सेज हैं वो डिप्लॉयड हैं ताकि बवाल न मच जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट न मच जाए। लेकिन उससे ज़्यादा जो यूएन का बजट है वो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को लागू करने के लिए किया जाता है अफ्रीका के देशों में, साउथ एशिया के देशों में, जहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ समझते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। तो इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, भैया ये सबसे टेढ़ी चीज़ है। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर्स बाप बन के बैठे हैं, और ये ऐसे बाप बन गए हैं कि भैया हटने को तैयार नहीं है। तो भले वो अब उतनी ताकतवर ना रह गए और बाकी ताकतवर कंट्रीज भी आ गई, बट फिर भी सिक्योरिटी काउंसिल वाले जमे हुए कहते हम तो अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे, कुर्सी। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ये भी प्रिंसिपल ऑर्गन है। ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या काम है इसका देखेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन सेक्रेटेरिएट। तो ये तो हो गए 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ यूएन, या फिर आप कह लीजिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इन 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस को मैं अलग से डिस्कस करूंगा, अभी के लिए डिस्कस नहीं करूंगा। अभी मैं आपको बात करूं तो यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, जिसको बोला था सेक्रेटरी जनरल, वो कौन है? तो वो पुर्तगाल के हैं एंटोनियो गुटेरेस। 1 जनवरी 2017 से वो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल है 5 साल की पीरियड के लिए। जब 5 साल की पीरियड खत्म होगा इनकी जगह पे कोई और आएगा। ये जितने भी अलग अलग प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, मैं आपके साथ अलग से देखूंगा। अभी बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की। यहाँ पे आपको 17 दिख रही हैं, लेकिन इनमें से 2 स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। एक तो यहाँ पे ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, दिस इज बेसिकली नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी। दूसरा ये जो आपका ऊपर लिखा हुआ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, दिस इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी। 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी दिख रही है यूएनओ की। पहली दिख रही है आपको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हेडक्वार्टर्स है रोम इटली में। दूसरा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर्स है मॉन्ट्रियल क्यूबेक कनाडा में। आईएफएडी इंडियन फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर्स रोम इटली में। इंटरनेशनल रेबल ऑर्गेनाइजेशन का जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन लंदन वाशिंगटन में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का पेरिस फ्रांस में। यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का वियना ऑस्ट्रिया में। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मैड्रिड स्पेन में। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का बर्न स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये है इसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी, और इन सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को मैं अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगा। जो मेजर हैं उनको इंडिविजुअल वीडियोस में कवर करूंगा, जो माइनर हैं उनमें से 2-3 एजेंसीज को क्लब करके आपको एक एक लाइन इनकी समझाऊंगा। आगे बात करते हैं यूएनओ के फंड और प्रोग्राम्स जो कि दुनिया भर में चलते हैं। तो एक प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी मैं अलग समझाऊंगा। इसका हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर्स है नैरोबी केनिया में, 1972 में स्टैब्लिश हुआ था। फिर यूएनएफपीए यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, इसका भी हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क यूएसए में है। फिर यूएन हैबिटेट, हेडक्वार्टर्स नैरोबी केनिया, याद रखिएगा हेडक्वार्टर्स पूछ लिया जाता है। यूनिसेफ, इसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क सिटी यूएसए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये न्यूज़ में रहता है, इसके हेडक्वार्टर्स रोम इटली में। ठीक है दोस्तों, अगर आप बात करें यूएन मेंबरशिप की, तो लास्ट टाइम कब हुआ था यूएन मेंबरशिप का? 14 जुलाई 2011 को, जब साउथ सुडान यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बना था। देखिए जितने भी लोग मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनके ऊपर कुछ रूल्स लागू होते हैं, और वो रूल्स लिखे हुए हैं यूएन चार्टर में। क्या लिखा हुआ है? Membership in the United Nations is open to all other peace-loving states that accept the obligations contained in the present charter and in the judgment of the organization are able and willing to carry out these obligations। यानी वो देश यूनाइटेड नेशंस के मेंबर बन सकते हैं जो कि इसके चार्टर में लिखे हुए प्रिंसिपल्स को
विलिंगली मान सकते हैं। फिर द एडमिशन ऑफ एनी सच स्टेट to membership in the United Nations will be affected by a decision of the General Assembly upon the recommendation of the Security Council। यानी कि अगर किसी नए मेंबर को यूनाइटेड नेशंस में लेना है तो पहले उसका रिकमेंडेशन आना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से और बाद में फिर जनरल असेंबली की तरफ से एक फॉर्मल असेंट लगती है। अगर बात की जाए तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अभी के लिए 2 नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, ठीक है। द होली सी जिसका सोवरेनिटी है वेटिकन सिटी के अंदर, वेटिकन सिटी रोम के अंदर आती है और रोम इटली में आता है। और दूसरा स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को भी एक नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट मिला हुआ है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। इसको मैं आगे टेकअप करूंगा दोस्तों। यहाँ पे मैंने आपको बस एक आइडिया दिया है, अभी यूएनए के बारे में आपको बहुत कुछ बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।